जिस तरीके से अल्कोहल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सेम टू सेम वैसे ही क्या है फिनॉल भी महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में अल्कोहल या फिनॉल इन दोनों में से ही क्या है अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है या तो अल्कोहल आता है या फिर फिनॉल आता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अथवा में दोनों ही आ जाते हैं कि अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ और इनके क्या है रासायनिक गुणधर्म, इनकी चर्चा कीजिए। या फिर ये आता है कि फिनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ और फिनॉल बनाने के सामान्य विधियों के साथ साथ क्या है उसके गुणधर्म भी पूछ लेता है। तो जनरल मेथड्स की क्या है बात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यही रहेगा फिनॉल, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर रासायनिक गुणधर्म में कई सारी अभिक्रियाएं हैं, जैसे रीमर टीमन वगैरह अभिक्रियाएं हैं, कई तरीके की अभिक्रियाएं हैं, उनके नाम हैं। तो उनको क्या है हम समझने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी फिनॉल पे बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिनॉल, अब सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। हम सबसे पहले तो फिनॉल का परिचय करेंगे कि फिनॉल होते क्या हैं, क्या करेंगे परिचय करेंगे कि फिनॉल है क्या। और फिर इसके बाद हम विरचन की विधियां जानेंगे कि विरचन कैसे किया जाता है, यानी कि इन्हें बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। और फिर इसके बाद हम इसके गुणधर्म देखेंगे, गुणधर्म दोनों ही देखेंगे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जानकारी के लिए जरूरी होते हैं और ये एग्जाम में मोस्टली कम पूछे जाते हैं, लेकिन जनरल साइंस है ये और क्या है दैनिक जीवन में भी उपयोगी है और जानने के लिए जरूरी होती है। और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो हम क्या है गुणधर्म भी देखेंगे इसके भौतिक और रासायनिक, और उसके बाद हम देखेंगे मुख्य रासायनिक गुणधर्म, यानी कि इसकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उन पर क्या है बात करेंगे। मुख्य कई तरीके की मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा कंटेंट हो गया, परिचय हो गया, विरचन की विधियां और गुणधर्म, और मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं या गुणधर्म, इन पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो परिचय करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं किस पर, परिचय पर। तो परिचय देख लेते हैं, इसका परिचय क्या है। तो परिचय इसका ये है कि फिनॉल जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या है। वैसे अगर हम आपके लिए फिनॉल की बताएं तो फिनॉल वे यौगिक होते हैं, अर्थात वे एरोमेटिक यौगिक हैं। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, वे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। और वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह, कौन सा समूह है, OH समूह है ये वाला, और ये डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, ठीक है। तो फिनॉल समझ रहे हैं आप, फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल वे यौगिक होते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें OH समूह जो होता है वो सीधा किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है। वे क्या कहलाते हैं, आपके फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका फिनॉल हो गया, क्योंकि इसमें आप देखिएगा ये है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में सीधा क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह डायरेक्ट इससे अगर जुड़ा है तो ये क्या कहलाएंगे जी, आपके फिनॉल है। तो ये क्या है, फिनॉल है। और इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं जिसमें क्या है हम बॉन्ड बना के दिखाते हैं, एकांतर क्रम में क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाया है, और डायरेक्टली इससे कौन जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल समझ गए, जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जहां भी जुड़ा हुआ है वहां पर क्या है, ये आपका फिनॉल है। अब फिनॉल का अगर सूत्र की बात करते हैं तो फिनॉल का सूत्र क्या है, फिनॉल का सूत्र हो गया C6H5OH, यानी कि इसके अंदर क्या है C6 है और H5 है, और एक हाइड्रोजन हट के बेंजीन वाला, और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, OH लग जाता है। तो इसका अणुसूत्र की अगर बात करते हैं तो वो है फिनॉल का C6H5OH, और अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या है, ऐसे करके है, ठीक है। अभी हम फिनॉल पे और आगे गहराई से बढ़ते हैं कि ऐसे सभी यौगिक जिनमें OH समूह क्या है डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होता है, ये आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा है, वो क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। नीचे आके देखिएगा तो हमने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बेंजीन रिंग बनी है और बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो क्या है, ये एक फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी बेंजीन। क्या होता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, हम हाइड्रॉक्सी कहते हैं, और इस नीचे वाले का नाम क्या होता है, बेंजीन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो गया। ओके, क्या नाम हो जाता है इसका, हाइड्रॉक्सी बेंजीन हो जाता है। अभी आगे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ OH लग। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी तो OH जो है वो क्या है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इससे जुड़ा है बेंजीन रिंग से। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का फिनॉल ही है, लेकिन CH3 लगे होने के कारण क्या है, ये टालुइन है, और इसमें OH भी लगाए तो क्या है, फिनॉल भी है, ठीक है। तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रॉक्सी टालुइन। क्या नाम होता है, ऑर्थो हाइड्रॉक्सी टालुइन, यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है, हाइड्रॉक्सी लगा हुआ है, और कौन सी पोजीशन पे लगा है, इस पोजीशन को आप क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, और इस वाली पोजीशन को, नीचे वाली को क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, और क्या लगा है, हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ पे बताया है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी टालुइन, और CH3 लगे होने के कारण अब ये बेंजीन नहीं है बल्कि क्या है, टालुइन है। तो ये भी क्या है, एक फिनॉल है।
आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो OH समूह है वो भी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेकिन बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है इसलिए टालुइन हो गया है ये, और इसका नाम हो गया मेटा हाइड्रॉक्सी टालुइन, अर्थात मेटा पोजीशन पर OH लगा है और साथ ही क्या है टालुइन है। आगे वाले में क्या लिखा हुआ है, OH समूह में क्या है, OH समूह जो है वो कहाँ पे लगा दिया है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया है उसका नाम पैरा हाइड्रॉक्सी टालुइन हो गया है। ठीक है, इसका नाम होता है, वैसे साधारण नाम की बात करें, जनरल जो नाम है इसका वो ऑर्थोक्रिसोल होता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगा इसलिए इसका नाम होता है मेटाक्रिसोल, और इसमें ये पैरा पोजीशन पे लगा है इसलिए इसका नाम क्या है, पैराक्रिसोल। ठीक है, ये क्रिसोल हैं जो इधर लिखे हुए हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये भी क्या है, एक फिनोल ही है जिनमें OH समूह डायरेक्ट किससे लगा हुआ है जी, आपका बेंजीन रिंग से लगा है, लेकिन बेंजीन रिंग पर क्या है, एक और चीज लगी है, CH3। अब बात ये आती है कि किसी भी बेंजीन रिंग से एक OH जुड़ा है, दो OH जुड़े हैं, तीन OH जुड़े हैं, तीन से ज्यादा तो जुड़ेंगे नहीं ना, तो एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, या फिर कितने जुड़े हैं, तीन जुड़े हैं, इसके आधार पर जो आपके बेंजीन है वो होते हैं मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक ऐसे करके होते हैं, मोनोहाइड्रॉक्सी डाईहाइड्रॉक्सी ऐसे होते हैं, और कैसे होते हैं, ट्राईहाइड्रॉक्सी। ठीक है, क्योंकि इसमें OH समूह अगर एक है तो क्या है, वो मोनोहाइड्रॉक्सी है, साधारण है, सिंपल वाला है। ओके, और अगर उसमें कितने लगे हुए हैं, दो OH लगे हैं तो कैसा है, डाईहाइड्रॉक्सी है, और अगर उसमें तीन OH लगे हैं तो कैसा है, ट्राईहाइड्रॉक्सी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्थो डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, और ये हो गया आपका 1 2 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। ये भी फिनोल ही है, तीन OH लगने वाले हैं, ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन है, क्योंकि वैसा क्या होता है, हाइड्रॉक्सी बेंजीन, और इसमें तीन लगे हैं इसलिए ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर हमने इसके अंकन भी किया है, 1 2 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। क्यों कहा, क्योंकि ये एक पोजीशन पे, दो पोजीशन पे, कितने पर है, तीन पोजीशन पर है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपके क्या हो गए हैं, फिनोल हो गए हैं। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पे फिनोल तो कई प्रकार के हो गए हैं, फिनोल क्या हो गए हैं, कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से जो फिनोल की बात की जाती है, सबसे सरल जो फिनोल है, कौन सा, सबसे सरल जो फिनोल है उसकी बात की जाए तो वो कौन सा है, वो है आपका C6H5OH, और इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसे करके, ये वाला जो फिनोल है जिसमें क्या लगा है, केवल एक OH लगा है, और किससे जुड़ा है, वो बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो इसी को क्या है, हम यहाँ पे फिनोल मान रहे हैं, ये सबसे सरल फिनोल है, और इसी का अध्ययन क्या है, हम पूरे पाठ में करेंगे। ठीक है, अभी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई OH समूह जो है, कोई भी क्या है, OH समूह है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा, वो कैसे जुड़ा है, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा है, यानी बेंजीन से कोई श्रृंखला निकल रही है ऐसे करके, और उसके साथ अगर OH समूह लगा है, ये देख रहे हैं आप, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से CH2 लगा है, और CH2 के साथ OH लगा है, यानी कि इसकी साइड वाली चेन बन गई है, पार्श्व श्रृंखला बन गई है, तो इस वाले को हम क्या है, फिनोल नहीं कहते, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। क्या है, इसमें एल्कोहल के गुण पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो OH समूह है वो डायरेक्ट इससे नहीं लगा है, बेंजीन रिंग से नहीं लगा है, तो फिनोल होने के लिए जरूरी है कि OH समूह क्या है, डायरेक्ट इससे जुड़ना चाहिए, बेंजीन रिंग से जुड़ना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक है। इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिनोल की, जिसमें फिनोल में क्या होता है, आपका जो क्रियात्मक समूह OH है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, अभी जो है फिनोल बनाने की विधियों की बात करते हैं कि फिनोल बनाने की विधियां क्या हैं। तो यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण हम तीन मुख्य अभिक्रियाएं लिखेंगे, और आपको तीनों ही क्या है, याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छी है, और आप क्या है, उन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें दो प्रयोगशाला विधि है और दो क्या होंगी, औद्योगिक विधियां होंगी, जिसमें क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होगी और एक क्या है, सिंपल है। ठीक है, आप वैसे ही बता सकते हो उसे हिंदी में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, काफी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप क्या है, इसे समझें और याद भी रखें। ठीक है, तो पहली फिनोल बनाने की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि हम प्रयोगशाला विधि पढ़ रहे हैं। प्रयोगशाला विधि में भी पहली विधि है नंबर 1, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर फिनोल बनाया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है हमारे पास, और उसके जलीय विलयन का भाप आसवन कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, आपको फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसका आप क्या कर रहे हैं, भाप आसवन कर रहे हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl है, और इसका भाप आसवन करने पर क्या बना, C6H5OH, यानी कि फिनोल बना है। नाइट्रोजन अलग हुई है और क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना हुआ है। ओके,
तो अगर आप क्या है बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड C6H5L2Cl प्लस H2O और जिसका भाप आसवन करने पर आपको मिलेगा फिनॉल C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। अब क्या है इसे याद कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या है इसमें से नाइट्रोजन और ये Cl क्या हो जाते हैं HCl के रूप में और नाइट्रोजन के रूप में अलग हो जाते हैं, और H2O में से एक H क्या है HCl के साथ चला जाता है और OH क्या होता है दूसरा कहाँ पे जुड़ जाता है फिनॉल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका किसके द्वारा बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के द्वारा बना लेंगे। दूसरा तरीका है क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के जली विलयन के साथ। कौन है जी आपके साथ क्लोरोबेंजीन है और इसको किसके साथ गर्म करना है कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा का जलीय विलयन है और उसके साथ उच्च दाब और 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब है और क्या है 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पर गर्म करके और फिर क्या है उसको अम्लीय कर दिया जाता है। पहले तो उसको गर्म कर देते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है वो मैं भी बताता हूं, और फिर क्या करते हैं उसमें अम्ल मिला देते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे और एक्शन देखते हैं। सबसे पहली बात क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या है C6H5Cl। अब इसको हमने किसके साथ गर्म करना है कास्टिक सोडा के साथ, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ क्या है जलीय विलयन के साथ इसे गर्म करना है। तो C6H5Cl और NaOH, ठीक है, तो क्या बनेगा जब इसको इसके साथ गर्म करते हैं तो C6H5 इसमें से Cl इस H के साथ चला जाता है और जो ONa है इसका H कहाँ चला जाता है Cl के साथ, और जो ONa है बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ पे आ जाता है इस C6H5 के साथ आ जाता है। तो क्या बन गया C6H5ONa बना, NaCl और H2O क्या हो जाता है इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और NaCl वगैरह जो है वो क्या है यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि क्लोरोबेंजीन को अगर कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है सोडियम फिनॉक्साइड बनता है C6H5ONa बनता है। फिर इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा है C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, और फिर इसमें क्या मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, क्या है C6H5ONa और H2SO4 मिलाया आपने, जब इसको मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है फिनॉल मिलता है C6H5OH और क्या होता है Na2SO4 इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, C6H5ONa प्लस H2SO4 और तीर का निशान लगा के क्या है C6H5OH प्लस Na2SO4। आप चाहें तो इनको क्या है नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे क्या है नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, C6H5ONa प्लस H2SO4 C6H5OH प्लस Na2SO4 बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या है दोनों प्रयोगशाला विधि जिसके प्रयोगशाला में क्या है हम बेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, समझ गए यहाँ तक, अच्छी बात है। अभी क्या है हम इसका औद्योगिक विधि समझने का प्रयास करते हैं कि औद्योगिक विधि से इसको कैसे करके बनाया जाता है। ओके, हाँ, तो औद्योगिक विधि में क्या होता है, औद्योगिक विधि में इसे टालुइन से बनाया जाता है। औद्योगिक विधि में क्या होता है, वैसे तो क्लोरोबेंजीन से भी बनाया जाता है लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको किसके द्वारा टालुइन से। तो यहाँ पर क्या होता है टालुइन से कराया जाता है, नहीं कि टालुइन का क्या कराते हैं ऑक्सीकरण कराते हैं। यहाँ पे किससे बना रहे हैं हम टालुइन से, और टालुइन से जब क्या कराते हैं टालुइन का कराते हैं हम ऑक्सीकरण, क्या कराते हैं टालुइन का ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपके लिए क्या मिलता है फिनॉल मिलता है। क्या मिलता है आपके लिए फिनॉल। आ जाओ, अब ये फिनॉल, अब जो अभिक्रिया है ऐसे ही नहीं होती है, तो टालुइन से यानी कि CH यहाँ पे टालुइन क्या होता है, टालुइन होता है C6H5 और इसमें क्या लगा होता है CH3 लगा होता है, ये टालुइन हो गया। क्या नाम है इसका टालुइन है। ठीक है, और ये टालुइन की अभिक्रिया किससे कराते हैं 2O2 यानी ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं, वायु से करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक लगाए जाते हैं कौन MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड और CuCl, दो लगाए जाते हैं MnCl2 और क्या लगाया जाता है CuCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या है क्यूप्रस क्लोराइड जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, दो उत्प्रेरक हैं और इनकी उपस्थिति में क्या है टालुइन का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं फिनॉल प्राप्त होते हैं C6H5OH और प्लस क्या निकलता है इसमें से CO2 निकलती है और क्या निकलता है H2O निकलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बनके तैयार हो जाता है फिनॉल बनके तैयार हो जाता है। और फिनॉल बनाने की ये विधि है औद्योगिक विधि जिसमें टालुइन है, टालुइन का ऑक्सीकरण किया किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं MnCl2 और CuCl2, तो क्या बन के तैयार हो रहा है C6H5OH और प्लस CO2 और क्या बना फिनॉल और प्लस क्या हो गया H2O हो गया। ठीक है, तो ये वाली विधि है। नंबर दूसरी विधि औद्योगिक विधि है कोलतार से। किससे बना सकते हैं हम कोलतार से, कोलतार से बनाएंगे जी। कोलतार समझते हैं, कोलतार होता है तारकोल जो सड़कों पे बिखेरा जाता है, वही क्या है पेट्रोलियम का जो प्रभाज है बेकार वाला उसको हम क्या कहते हैं कोलतार कहते हैं, जैसे सरेस कहते हैं ना, तो वही क्या है कोलतार है जो सड़कों पे क्या है काला करने के लिए जो है बिखेरा जाता है वो कोलतार है।
अब कोल तार का क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्रभाजी आसवन करने पर मध्य तेल प्राप्त होता है और मध्य तेल में से क्या है, बेंजी ये जो है फिनोल निकलता है। तो ये क्या है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, उसमें फिनोल पहले से ही होता है। सिर्फ आपके लिए क्या करना होता है, कोल तार का प्रभाजी आसवन करना होता है। और जब कोल तार का प्रभाजी आसवन कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है जी आपके लिए, वहां पर फिनोल प्राप्त होता है, और वो भी कहाँ से, मध्य तेल से। ठीक है, तो आप टॉलुइन से बना सकते हैं, दूसरा किससे बना सकते हैं, आप कोल तार से प्राप्त कर सकते हैं इसको। और प्रयोगशाला विधि में क्या है, इसे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं। तो ये थी इसके बनाने की विधियां। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की। जो फिनोल है उसके भौतिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो फिनोल के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि फिनोल जो है वो क्या है, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। वैसे तो फिनोल क्या है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है और कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि इसे वायु तथा प्रकाश में रखा रहने दें, या वायु या प्रकाश में अगर ये रखा रहता है तो कैसे रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है लेकिन वायु या प्रकाश में रखा रहे तो क्या हो जाता है, ये गुलाबी रंग का हो जाता है। अब बात तीसरे नंबर की आती है कि फिनोल फिनोल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब चौथा नंबर ये कहता है कि जो फिनोल है वो संक्षारक और विषैला होता है। कैसी प्रकृति होती है इसकी, संक्षारक और विषैली प्रकृति का होता है। और साथ ही क्या करता है, यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। क्या पैदा करता है, त्वचा पर गिरेगा तो फफोले डाल देता है। और कैसी प्रकृति रखता है, ये अपनी संक्षारक प्रकृति रखता है। और साथ ही यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि ये जल में क्या है, अल्पविलेय है। जल में क्या है, अल्पविलेय है। और लेकिन ईथर है, अल्कोहल है, उसमें क्या है, पूरी तरह से विलेय हो जाता है। ईथर, अल्कोहल और जल में क्या हो जाता है, पूरी तरह से विलेय हो जाता है। और इसकी क्या है, एक स्पेशल प्रकार की गंध होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोलिक गंध कहते हैं। तो ये थे इस फिनोल के भौतिक गुणधर्म जो कि ये बताते हैं। अभी फिनोल की कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं, मुख्य रासायनिक गुणधर्मों पे बात करते हैं। यहाँ पर हमने 4 मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं लिख रखी हैं और आगे की तरफ और भी बताता हूँ मैं अभी। तो रासायनिक गुणधर्म है फिनोल के, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म है, आपको याद रखने हैं। ये 4 तो याद ही रखने हैं, बाकी जो गुणधर्म है वो मुख्य अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोल्वे सिमेट अभिक्रिया है, राइमर टीमैन अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, वैसी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इन पर टिप्पणी करवाने के लिए भी आता है और गुणधर्म में भी आता है, और क्या होता है या कैसे प्राप्त करेंगे इनके अंतर्गत भी आता है। तो पहले इन पे बात करते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला गुणधर्म यहाँ पे बात कर रहे हैं जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया। अगर फिनोल को जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया कराने पर अगर फिनोल जिंक चूड़ के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, अर्थात उसका क्या हो रहा है, वहां पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकल के जा रही है। ठीक है, तो C6H5OH है, ये क्या हो गया आपका फिनोल है। ठीक है, क्या है, फिनोल। और अगर इसको किसके साथ, जिंक चूड़ है, यहाँ पे जिंक है और जिंक क्या है, चूर्ण के रूप में लिया गया, पिसा हुआ है। तो जिंक चूड़ के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या बनता है, C6H6 बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है, इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अगर जिंक चूड़ से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनती है, बेंजीन C6H5OH प्लस Zn एरो C6H6 और ZnO। पहला खत्म। दूसरा, अमोनिया से क्रिया। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो फिनोल है उसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या बनता है। तो अगर ये अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। क्या बनाता है, एनिलीन। और एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है कि यहाँ पे क्या है, अगर OH लगा है तो क्या है, यहाँ पे फिनोल है। अगर OH लगा है तो क्या है, फिनोल है। और अगर इसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया है। क्या लगा दिया है, NH2 लगा दिया है। तो क्या हो गया, फिर यहाँ पे ये एनिलीन हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, ये एनिलीन। तो यहाँ पे वही चीज है कि अमोनिया से अगर क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, एनिलीन। वैसे भी देखते हैं NH3 है और ऊपर क्या लग जाता है, NH2। तो याद रख पाएंगे कि NH3 NH2 यानी एनिलीन बनता है। और ये C6H5OH है, ये फिनोल, और इसकी अभिक्रिया किससे कराई, NH3। NH3 क्या होती है आप जानते हैं बखूबी, अमोनिया होती है। क्या होती है, अमोनिया। और इस अमोनिया से इसकी क्रिया कराते हैं, लेकिन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराते हैं, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में से कराते हैं। निर्जल ZnCl2 होगा तो क्या बनता है, एनिलीन बनती है, C6H5NH2 बनता है, और जल इसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आपको क्या है, ये याद रखने हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अगर इसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं फिनोल की तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन।
एक एक शब्द को क्या है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई फालतू नहीं है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और क्या है क्लोरोबेंजीन के साथ इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो C6H5OH क्या है फिनॉल है, और यहाँ पर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड बनती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो याद रखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन से क्रिया करेगा, एक Cl किस में चला जाता है फिनॉल में चला जाता है, H निकल के कहाँ H निकल के एक किसके साथ चला जाता है Cl के साथ, जो कि HCl में गया, और O जो है अपनी जगह O जो है वो क्या है POCl3 में चला जाता है, POCl3 में O आ गया, एक H कहाँ चला गया HCl के पास में C6H5, और बचा एक Cl, वो कहाँ पे आ गया यहाँ C6H5Cl, और क्या बन गया क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पर है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर क्रिया की बात करते हैं तो पहले बात करते हैं तनु जो नाइट्रिक अम्ल है उससे क्रिया करेगा। तो फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके वैसे क्या देता है नाइट्रोफिनोल देता है। क्या देता है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल में क्या होता है यहाँ पे OH लगा होता है और यहाँ पर क्या होता है NO2 लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं NO2। एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है और एक बार कहाँ पे लग जाता है पैरा पोजीशन पे लग जाता है, ऐसे करके NO2 देता है। सामान्य अभिक्रिया में सामान्य तौर पे तो ऐसे ऐसे करके क्या है अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक मुख्य रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिसमें जो फिनॉल है ये क्या है फिनॉल है, और ये फिनॉल क्या करता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, और यहाँ पर सधूम व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। वैसे नहीं होता है इसका नाइट्रीकरण करना है तो किसकी उपस्थिति में होता है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ। नाइट्रिक अम्ल है और क्या है कंसंट्रेट H2SO4 है, इसके साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनता है यहाँ पर देखिए एक पोजीशन क्या है ये 1 पोजीशन, इसकी क्या सी पोजीशन हो गई 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, पोजीशन समझ रहे हैं आप। नंबर दिया मैंने इसको कितने कितने पर नाइट्रो लगे हैं 2 नंबर पे 3 नंबर 2 नंबर पे 4 नंबर पे और कहाँ पे 6 नंबर पे। तो क्या बनता है यहाँ पे 2 4 6 यानी 2 4 6 पे लगा है तो 2 4 6 और क्या हो गया यहाँ पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या हो गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे क्या बन जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। क्या बनेगा जी आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो अगर फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ और सांद्र क्या है वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। और इसको हम क्या है दूसरा नाम भी देते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या नाम दिया जाता है इसको पिक्रिक अम्ल नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इसे क्या कहते हैं पिक्रिक अम्ल। तो पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, या क्या होता है जब फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं पिक्रिक अम्ल कहते हैं। और पिक्रिक अम्ल क्या होता है ये पीले रंग का होता है। क्या है पीले रंग का रंजक होता है। क्या होता है रंजक होता है। तो ये थी आपकी मुख्य 4 रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जिंक से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनती है बेंजीन बनती है। और अगर हम किससे अभिक्रिया करा देते हैं यहाँ पर अमोनिया से क्रिया करा दें तो क्या बनती है एनिलीन बन जाती है। और अगर हम यहाँ पर क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएं तो क्लोरोबेंजीन, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो क्या बनती है फिनॉल बनती है। क्या बनती है फिनॉल बनती है। ठीक है, चलिए अब आगे और कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन पे बात करते हैं कि वहां पर क्या होता है। ठीक है, अब एक मुख्य रासायनिक अभिक्रिया आती है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसी की अभिक्रियाएं हैं ये। क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कई बार पूछी गई है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है आइए समझते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक तो होता है फिनॉल। कौन होता है फिनॉल होता है। ठीक है, और फिनॉल किसके साथ मेथिल क्लोराइड के साथ फिनॉल है और क्या है मेथिल क्लोराइड है। और इसको किसके साथ गर्म किया जाता है इसके साथ किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है फिनॉल की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। और किसकी उपस्थिति में AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अगर फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या बनता है यहाँ पर पैराक्रिसॉल बनता है। क्या बनता है पैराक्रिसॉल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
CH3 लग जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका OH होता है। कहीं पे भी लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर भी लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या बन जाता है, यहाँ पे पैराक्रिसॉल बनता है। क्या बनता है, पैराक्रिसॉल। और साथ में थोड़ी सी मात्रा में क्या है, ऑर्थोक्रिसॉल भी बनता है। फिनॉल मेथिल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में पैराक्रिसॉल बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे फिनॉल लिख रखा है, फिनॉल लिख लेते हैं हम। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फिनॉल, ये फिनॉल बन गया आपका। मेथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl होता है। मेथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl। AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा दें इसकी, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैराक्रिसॉल बनता है। क्या बनता है, पैराक्रिसॉल। OH ऊपर लगाए, फिनॉल है, नीचे CH3 लगा दो। कौन सी पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पे लग गया, इसलिए पैराक्रिसॉल हो गया। और यहाँ पर क्या है, इसमें से H2O अलग हो जाता है। क्या नाम हो गया इसका, पैराक्रिसॉल। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं जी, आपके लिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आप टिप्पणी करवाने को आता है तो आप क्या कहेंगे, फिनॉल को मेथिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अगर अभिकृत कराया जाता है तो वहां पर पैराक्रिसॉल बनता है और थोड़ी सी मात्रा में ऑर्थोक्रिसॉल भी बनता है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अभी आगे दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया। एक और मुख्य अभिक्रिया है जो क्या है, पहले भी आ चुकी है। और यहाँ पे क्या है, हम बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया, रायमर टीमैन अभिक्रिया। रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होता है इसमें फिनॉल, एक तो कौन होता है इसमें, फिनॉल। ठीक है, कौन सी है, रायमर टीमैन अभिक्रिया है, रायमर टीमैन अभिक्रिया। रायमर टीमैन अभिक्रिया है, एक तो कौन होता है इसमें, फिनॉल होता है। और फिनॉल को किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ। एक तो कौन है इसमें आपका, फिनॉल दिखाई दे रहा है आपको, एक क्या दिखाई दे रहा है इसमें, क्लोरोफॉर्म दिखाई दे रहा है। और क्या है इसमें, कास्टिक सोडा NaOH। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। और ये हो गया आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, और ये हो गया आपका फिनॉल। तो यहाँ पे तीन आपके अभिकृत कराने वाले हैं, याद रखेंगे। इसमें डायमर टीमर अभिक्रिया में फिनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, कास्टिक सोडा होता है। और तीनों की अभिक्रिया क्या है, हम कराते हैं तो आपके लिए पहला जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो पहला प्रोडक्ट होता है यहाँ पर कि फिनॉल पर क्या लग जाता है, एक तो यहाँ पर OH तो लगाई है फिनॉल पर, लेकिन यहाँ पर लग जाता है ONA। क्या लग जाता है यहाँ पे, ONA लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पे तो क्या बन जाता है, ONA बन जाता है। और यहाँ पर क्या लग जाता है, CHO लग जाता है। यहाँ पे क्या लग जाता है, CHO लग जाता है। और वहाँ पे क्या बन जाता है, ONA लग जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अभिक्रिया कराते हैं वो हम किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं। अभी समझिए इसको, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, कास्टिक सोडा है, तीनों को अभिक्रिया कराएं तो पहले पार्ट में, नहीं फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे ONA हो जाता है, H की जगह हट के ONA लग जाता है। और यहाँ पे क्या लग जाता है, इसमें CHO ग्रुप ऐड हो जाता है। और फिर हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, HCl से क्रिया करा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं नीचे की तरफ बना देता हूँ। अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन के तैयार होता है, जहाँ ये जो Na है ये क्या है, इस HCl की Cl के साथ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, OH बन जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है जी, आपका CHO बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। और इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसैल्डिहाइड। क्या है ये, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और वैसे इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे अगर रायमर टीमैन अभिक्रिया की बात करें तो रायमर टीमैन अभिक्रिया क्या है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ रिफ्लेक्स करा दिया हमने, यानी पहले अभिकृत करा दिया और फिर उसको क्या है, अम्लीय कर दिया जाता है। तो वहां पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग पे OH और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक बेंजल्डिहाइड वाला, जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा होता है, इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रायमर टीमैन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, ओके। नोट्स है, आप क्या है इसे नोट भी कर सकते हैं अपने साथ साथ, क्या है इस तरीके से। अब यहाँ पे दो अभिक्रिया हो गई, एक तो कौन सी हो गई आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई और एक कौन सी हो गई, रायमर टीमैन अभिक्रिया हो गई। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसका हम
हाइड्रोजनीकरण, नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण करिएगी। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण में इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन गैस से कराएंगे। किससे कराएंगे, हाइड्रोजन गैस से। लेकिन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या है, ऐसे सामान्य तौर पे तो अभिक्रिया होगी नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना निकेल उत्प्रेरक होता है और 160 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है यहाँ टेम्परेचर रहता है, उस पर अगर फिनॉल पर हम क्या कर देते हैं, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। तो क्या हो गया जी, आपका फिनॉल हो गया OH, और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। 3H2 ले लिया हमने और तीर का निशान लगाया। निकेल उत्प्रेरक रहता है यहाँ पे, बिना उत्प्रेरक के इसका हाइड्रोजनीकरण नहीं होता। टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, फिर आपका साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाता है। क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसमें और इसमें अंतर समझ रहे हैं आप, ये फिनॉल है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। यहाँ पर आप देखिए कि ये बेंजीन रिंग नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि मैंने गलती से इसमें क्या है गोला नहीं किया है, वो जानबूझ के नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसका जो नाम होता है क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये गलती से नहीं हुआ है, ये क्या है, जानबूझकर लिखा हुआ है और ऐसा ही होता है। ये क्या है, फिनॉल है और वो क्या है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप क्या पाएंगे कि आपके लिए वहां पर बनता हुआ मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, हाँ जी, आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक मुख्य बात और है, यहाँ पे कह रहा है कि अन्य अभिक्रियाएं होती हैं यहाँ पे, जैसे फार्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, फार्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या है, फार्मेल्डिहाइड से क्रिया। याद रखिए ये प्रश्न क्या है, कई बार कंपटीशन जर्नल जो कंपटीशन होते हैं वहाँ पे भी आता है कि अगर ये फार्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो फिनॉल फार्मेल्डिहाइड से क्रिया करके क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है, बेकेलाइट। जानते हैं आप क्या होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होती है, एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, ताप दृढ़ प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यहाँ पे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका उपयोग कहाँ पे, कुर्सी बनाने में और प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको बनाने में जिनका उपयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। और वही क्या होता है, बेकेलाइट होता है। तो बेकेलाइट की क्या है, कुर्सी वगैरह बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, फार्मेल्डिहाइड होता है। कौन होता है, फार्मेल्डिहाइड। और फार्मेल्डिहाइड अगर क्या करता है, यहाँ पर क्रिया करता है किससे, फिनॉल से। ठीक है, किससे क्रिया करता है, फिनॉल से। लेकिन किसकी उपस्थिति में करेगा, NaOH की उपस्थिति में करता है तो क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है, बेकेलाइट। और बेकेलाइट क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। बेकेलाइट क्या होता है, एक प्रकार का प्लास्टिक। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड अगर किससे अभिक्रिया करता है, फिनॉल से, तो फिनॉल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बेकेलाइट बनाता है। और बेकेलाइट क्या है, प्लास्टिक है। यानी कि ये फार्मेल्डिहाइड फिनॉल का एक रेजिन बनाता है। रेजिन का मतलब होता है लुगदी बनाता है, और वो लुगदी क्या कहलाती है, आपकी प्लास्टिक कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी क्या है, एक और मुख्य रासायनिक गुणधर्म है। फिनॉल का एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म है अम्लीय प्रकृति। इसकी अम्लीय प्रकृति को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि फिनॉल जो होता है ये कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। कैसा अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है। और दुर्बल अम्लीय है और जल में घोले जाने पर क्या है, ये प्रोटॉन जो प्रोटोनियम आयन है, H+ आयन है, उन्हें देता है, यानी कि H3O+ आयन देता है। और आप जानते हैं कि जो H3O+ आयन देते हैं वे क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। तो फिनॉल क्या है, एक दुर्बल अम्लीय है। कैसा अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है। याद रखेंगे फिनॉल कैसा है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति रखता है। और ये जल में घोलने पर कैसा है, इस तरीके से आयनित होता है। आप वहां पे लिख पाएंगे पेपर में। अब आते हैं फिनॉल की जो अम्लता है वो कितनी होती है। फिनॉल जो होते हैं ये एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होते हैं। एल्कोहल से क्या है, ये ज्यादा अम्लीय गुण रखते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे होते हैं, कम अम्लीय गुण रखते हैं। एल्कोहलों से ज्यादा और कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या रखते हैं, ये कम रखते हैं अम्लीय गुण। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि एल्कोहलों से तो ज्यादा अम्लीय होते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों से कैसे होते हैं, काफी कम अम्लीय होते हैं। ओके,
अब यहाँ नीचे आके बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि ये जो है एल्कोहलों से कम अम्लीय क्यों है और ये किस तरीके से अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को समझते हैं। पहले आप ये बात नोट कर लीजिए कि एल्कोहलों से क्या होते हैं, ये अधिक अम्लीय होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या है, ये कम अम्लीय होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये दिखाया गया है आपको एथिल एल्कोहल, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो क्या है, एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल में आगे की तरफ दिखाया गया है इसका आयन की H+ आयन दे रहा है एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन यानी एथॉक्साइड आयन बना हुआ है। कौन सा आयन है ये, एथॉक्साइड आयन, जिस पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से अगर हटना चाहते हैं, अलग जाना चाहते हैं कहीं पर, तो वो किसके द्वारा जाएंगे, विलायक के द्वारा जाएंगे, किसी और चीज के द्वारा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसके द्वारा जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर की दिशा में किसके द्वारा जाएंगे, विलायक के द्वारा, लेकिन यहाँ से क्या है, ये इधर की दिशा में नहीं हट सकते हैं। नीचे आते हैं फिनॉल वाले बात पे करते हैं कि जो फिनॉल है उसमें क्या होता है, फिनॉल में क्या होता है कि वही H+ आयन है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन दिखाया है, इस पर भी क्या है, वही 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जो है बेंजीन की रिंग के कारण कहाँ पर आ जाता है, अपनी ओर आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो खिंच के कहाँ पे आ जाते हैं, बेंजीन की रिंग की तरफ आ जाते हैं, वहां पे लोकलाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका जो गुण है वो एल्कोहलों से क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है, जबकि उनका अम्लीय गुण इससे कम होता है। ठीक है, एक बार आप नोट्स में पढ़िएगा, वहां पे समझ पाएंगे। और यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वहां से हटके क्या है, इस बेंजीन नाभिक की ओर बेंजीन रिंग से क्या है अटैच होकर के लोकलाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए क्या है, ये अम्लीय गुण दिखाता है। ठीक है, तो आप क्या समझ गए कि फिनॉल जो है वो क्या है, अम्लीय गुण दिखाता है और एल्कोहलों से ज्यादा अम्लीय है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या है, कम अम्लीय है। आओ देख लेते हैं इसका लक्षण की पहचान क्या है। तो अम्लीय है इसलिए ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर कैसा लिटमस है, नीला लिटमस है, आप जानते हैं अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कैसा हो जाता है, नीला लिटमस फिनॉल के द्वारा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब कैसा प्रकृति है, इसकी अम्लीय प्रकृति है। दूसरा, अगर फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दी जाती है, यहाँ पे है C6H5OH, हम सोडियम से क्रिया कराते हैं, एक रासायनिक गुणधर्म है सोडियम से क्रिया, या फिर क्या है, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सोडियम से क्रिया कर दो या फिर क्या कह दीजिए, सक्रिय धातुओं से क्रिया कर दीजिए, सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया करा दो या फिर सक्रिय धातुओं से क्रिया करा दीजिए। तो C6H5OH है, और अगर इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, सोडियम से करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, C6H5ONa बनता है, और यहाँ पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आप जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वे सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अम्लीय गुण रखता है। ये क्या हो गया आपका, फिनॉल हो गया। क्या हो गया, ये आपका फिनॉल हो गया, ये सोडियम हो गया, क्या है ये, सोडियम, और ये क्या है आपका फिनॉक्साइड आयन है, क्या है ये, ओ सॉरी, सोडियम फिनॉक्साइड है, क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। बात समझ में आ रही है ना, क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। और अम्ल होने के कारण इसकी प्रकृति को दिखाता है कि अम्लीय प्रकृति है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो सोडियम वगैरह यानी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेम टू सेम वैसे ही फिनॉल भी यही करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति है। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्या है, फिनॉल था, और आपने समझा कि फिनॉल क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म वगैरह क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है, और भी चैप्टर्स की क्या है वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, और अपनी तैयारी को क्या है बेस्ट बनाए रखिएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए और अपनी पढ़ाई पर क्या है फोकस कीजिएगा, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्या है, यू लर्न